शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे या जो बिंदु पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है काल, जिसका हम पुनरावलोकन करने वाले हैं। हम ये पहले एक बार पढ़ चुके हैं, आज हम इसका पुनरावलोकन यानी रिवीजन करने वाले हैं। काल क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानेंगे, बाद में उसके भेद और उसके उपभेद के बारे में हम फिर से एक बार पुनरावलोकन करेंगे। काल होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। क्रिया यानी कोई भी एक एक्शन, जो भी आप कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस रूप से कार्य करने या होने के समय, जिससे हमें समय पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उस कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब जो कार्य हो रहा है वो किस समय में हो रहा है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब उससे बोध होना चाहिए। साथ ही साथ वो कार्य पूर्ण हो चुका है या अभी अधूरा है इसका भी हमें बोध होना चाहिए। इन दो चीजों का जिससे हमें बोध हो जाता है तो उसे हम काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। जो पहला वाक्य कौन सा? बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें यह बोध होता है कि ये कार्य जो है वो अभी चल रहा है। ओके, अब ये अपूर्ण है, मतलब ये कार्य हो रहा है लेकिन ये इस समय में चल रहा है, इसलिए हम इसे ये वर्तमान समय में घटित हो रहा है, इसलिए इसे हम वर्तमान काल का उदाहरण मानेंगे। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। दूसरा जो वाक्य है उसमें क्रिया समाप्त हो चुकी थी। वाक्य क्या था? बच्चे खेल रहे थे, मतलब वो अभी खेल रहे हैं? नहीं। वो खेलने वाले हैं? खेलने वाले भी नहीं है, वो पहले खेल रहे थे और उनका खेलना हो चुका है। बच्चे खेल रहे थे, थे आ गया या थी आ गया, इसका अर्थ होता है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है, वो पहले ही समय में घटित हुआ है। मैडम पढ़ा रही थी, ये कार्य भी पहले ही घटित हो चुका है, इसलिए ये किसका माना जाएगा उदाहरण? भूतकाल का। बच्चे तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। जो तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य अर्थात बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी, ये अभी होने वाला है। अभी हो रहा है क्या? नहीं। हो चुका है? नहीं। दोनों प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं। मतलब ये ना हो चुका है ना मतलब ना हो रहा है, ये होने वाला है, मतलब भविष्य में घटित होने वाला है, इसलिए इसे हम भविष्य काल का उदाहरण मानेंगे। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ये तीनों वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमें कार्य के समय का ज्ञान हो रहा है। अपूर्ण है या पूर्ण है इसका भी हमें यहाँ पे बोध हो रहा है। जो पहला वाक्य था वो अभी चल रहा है, जो दूसरा वाक्य था वो घटित हो चुका है, उसमें जो क्रिया है वो घटित हो चुकी है, और जो तीसरा वाक्य है उसकी क्रिया घटित होने वाली है, मतलब वो फ्यूचर टेंस आप जिसे कहते हैं। ओके, साथ ही साथ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाएंगे जो आपको बाद में पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएगा। अभी हमने काल देख लिया, काल होता है समय। अब उसके कुछ भेद होते हैं, जो मुख्य 3 भेद हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है। अभी आपकी हिंदी की कक्षा चल रही है तो ये वर्तमान हो गया। गणित की कक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है तो वो आपका भूतकाल हो गया, और अगली कक्षा जो आएगी वो क्या रहेगा? आपका भविष्य काल रहेगा। ओके, चल कौन सा रहा है अभी?
हिंदी की कक्षा, तो ये वर्तमान है। तो जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो समय अभी आने वाला भविष्य काल कहते हैं। कल अगर हम इस घटना के बारे में बात करते हैं तो कल हम कहते हैं अब नया साल आने वाला है, मतलब वो भविष्य होता है, लेकिन अब वो आ चुका है, तो ये वर्तमान ले भूत। 2000 जो 20 था वह वर्तमान है, और 2000 जो 22 आएगा वह हमारे लिए भविष्य काल होगा। अभी हम जानेंगे वर्तमान काल को विस्तार से। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान कहते हैं। मतलब क्रिया के जो रूप हमें ये बताए या उससे हमें ये ज्ञात हो कि ये जो कार्य है वर्तमान में हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, मतलब वो अभी सुन रहे हैं, इसलिए वर्तमान काल का उदाहरण होगा। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर चुका है क्या? नहीं। करने वाला है? नहीं, वो अभी कर रहा है, इसलिए ये भी उदाहरण वर्तमान का। स्कूल जाती है, वो अभी भी जाती है, इसीलिए ये वर्तमान का है। जाती थी अगर आता तो ये भूतकाल का होता उदाहरण। और अगर हम कहते कि प्रियंका स्कूल जाने वाली है, तो ये भविष्य काल का उदाहरण कहलाता। तो वर्तमान में जो भी क्रिया अभी घटित हो रही है और उसके क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात हो जाए कि ये वर्तमान में घटित हो रहा है, तो हम उसे वर्तमान काल का उदाहरण मानते हैं। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रिया जो आखिरी में जो ठीक है, उसे आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से पहचान सकेंगे कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है या नहीं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि आते हैं। कौन कौन से आपको पद वहां पे मिलेंगे? ता, ती, ते, है, हैं, ये आपको पद वहां पे आखिरी में मिलेंगे। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो यहाँ पे दो जगह पे हैं और एक जगह पे है शब्द का पद का प्रयोग किया है। तो इनसे हमें पता चल जाता है कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है। अब वर्तमान काल में भी कुछ भेद होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल काल का भेद है और इसके उपभेद कौन कौन से हैं वर्तमान काल के? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 जो है वो वर्तमान काल के भेद हैं, उपभेद। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में समय सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो भी क्रिया होगी वो सामान्य रूप से अगर वर्तमान में हो रही है तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वह सामान्य वर्तमान होता है। मतलब जिस क्रिया से हमें इतना पता चल जाए कि क्रिया जो है वर्तमान में चल रही है, परंतु इसके अपूर्ण मतलब अधूरा होने का भी ज्ञान ना हो, हमें बोध ना हो, साथ ही साथ इस पे हमें संदेह भी ना हो, इस क्रिया पे हमें संदेह भी ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान कहते हैं। 2 बातें क्या ध्यान रखनी है? 3 बातें। क्रिया वर्तमान में होनी चाहिए, दूसरी क्रिया अपूर्ण ना हो, तीसरी क्रिया पे संदेह ना किया जाए कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर ये 3 बातें इस वाक्य से हमें
ज्ञात होते हैं, इन बातों का बोध होता है, तो हम इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, बच्चा अभी खेलता है, खेलता था होता तो अलग बात थी, भूत हो जाता। खेलेगा तो भविष्य हो जाता। बच्चा खिलौनों से खेलता है, मतलब इस बात पे हमें संदेह नहीं है कि बच्चा खेलता है नहीं, वो खेलता है डेफिनेटली, हमें पता है। साथ ही साथ इसके अपूर्ण होने का भी हमें कोई बोध नहीं हो रहा है। और इस तीसरी बात, ये वर्तमान में हो रहा है, इसलिए हम इसे वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वो अपूर्ण है और न ही अनिश्चित है। अनिश्चित यानी जिसपे हमें डाउट हो, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, राम अखबार पढ़ता है। तीनों वाक्यों से ना हमें यह अपूर्ण होने का बोध हो रहा है और ना ही यह अनिश्चित है या ना इस पर संदेह लिया जा सकता है, इसलिए तीनों वाक्य सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। कौन कौन से शब्द पदों का उपयोग होगा? ता है, ती है, ते है। जैसे पढ़ता है मतलब ता है, देता है वहां पे भी ता है, पढ़ता है तीसरे वाक्य में वहां पे भी ता है, ये प्रयोग में लाया गया है। अगला जो उपभेद है वर्तमान काल का वो है अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। देखिए जो हमने पहले देखा, ठीक है, सामान्य जो देखा, सामान्य वर्तमान काल, उसमें क्रिया अपूर्ण है क्या इसका बोध नहीं हो रहा था, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में यह बोध होना अनिवार्य है कि क्रिया वर्तमान में तो चल रही है परंतु ये अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन विद्यालय जा रहा है, वो अभी विद्यालय जा रहा है, वो पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा है, वो अभी जा रहा है, तो ये अपूर्ण है, लेकिन ये क्रिया वर्तमान में चल रही है, इसके लिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान है। कुछ अन्य उदाहरण इसके देख लेते हैं हम। वर्षा हो रही है, वर्षा अभी हो चुकी है क्या? पूर्ण नहीं, अभी हो रही है, वर्तमान में चल रही है। अनुराग लिख रहा है, उसका कार्य पूर्ण हुआ क्या? क्रिया पूर्ण हुई? नहीं हुई, अभी अभी क्रिया चल रही है। राम अखबार पढ़ रहा है, वो अभी पढ़ रहा है, उसका पढ़ना की जो क्रिया है वो पूर्ण हुई? नहीं हुई, इसीलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएंगे। यानी क्रिया वर्तमान में तो चल रही है परंतु क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट निकालेंगे तो जो आखिरी में काले मोटे अक्षरों में जो वाक्य लिखे हैं उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से पदों से हम काल को है, रही है, रहे हैं, इन पदों का उपयोग किया। तीसरा जो भेद है वो है पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। सिद्धि का मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसका अगर हमें बोध इस वाक्य से हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। लेकिन कार्य वर्तमान में ही होना चाहिए। वह आया है मतलब वो वर्तमान में आया, अभी अभी आया, इसलिए, और कार्य भी पूर्ण हो चुका है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है। मैंने खाना खाया है, मैंने पतंग उड़ाई है। चारों वाक्यों से काल जो है वर्तमान में पूर्ण हुआ है, कार्य क्रिया जो है वर्तमान में पूर्ण हुई है और ये क्रिया पूर्ण भी हो चुकी है, मतलब ये समाप्त हो चुकी है अभी अभी, इसीलिए इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है, हूँ आदि आते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा? आ, ई, ए, इनके साथ है और हूँ का प्रयोग किया जाता है। अगर ये पद
अंत में आते हैं वाक्य के, तो इससे हमें क्या ज्ञात होगा कि ये पूर्ण वर्तमान काल के हमें डाउट हो, शंका हो, चिंता हो, तो उसे हम संदिग्ध कहते हैं। तो संदिग्ध वर्तमान काल, जिस वर्तमान पे हमें डाउट हो, ऐसा वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट डाउटफुल। जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, अगर क्रिया के होने पे संदेह प्रकट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, मतलब वर्तमान काल में संदेह ना हो परंतु क्रिया के होने पे हमें संदेह हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम इसे कहें तो क्या कहेंगे, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। माँ खाना बना रही होगी। अगर आपसे मैं भी पूछता हूँ, सपोज आप मुझे कहीं बाहर रास्ते में मिलते हैं, कहीं मॉल में मिलते हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ कि माँ क्या कर रही है, और आप कहते हो शायद माँ खाना बना रही होगी। बात आप वर्तमान की कर रहे हैं, परंतु ये जो क्रिया है वो निश्चित आप नहीं जानते हो कि सच में आप माँ खाना बना रही है या कुछ और क्रिया कर रही है या कोई और कार्य कर रही है। बस आपने ये आशा है आपको कि शायद से माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे निश्चितता नहीं है, ये संदेह है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है, आप उत्तर में जब इस प्रकार के जवाब देते हो, जब आप श्योर नहीं हो, 100% आपको ये पता ज्ञात नहीं है, लेकिन आप बात वर्तमान की कर रहे हो, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहलाता है। इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। राम अखबार पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा। हम नहीं बता सकते कि सच में वो अभी बना रहा है या बना चुका है या क्या, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि अभी इस वक्त वो बना रहा है। राम इस वक्त अखबार पढ़ रहा होगा। आज विद्यालय खुला होगा। हम आशा कर रहे हैं, हम श्योर नहीं है, ठीक है, हम समय के हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं, इसीलिए वर्तमान की बात कर रहे हैं परंतु निश्चितता नहीं है यहाँ पे, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण माने जाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं। इन शब्दों का, इन पदों का वहां पे प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? ता, अगर ये पदों का उपयोग होता है तो वो संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल के काम में पूरा होने की संभावना काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, मतलब संभावना होगी कि हम अब कह रहे हैं कि इस मंथ में, इस माह में हमारा विद्यालय फिर से शुरू हो जाएगा, ये हमारी संभावना है। हमें अभी श्योर नहीं है, हम कि हम नहीं कह सकते कि सच में होगा या नहीं होगा, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा, परंतु यह संभावना है कि 15 तारीख से हमारा जो विद्यालय है फिर से शुरू हो जाएगा। वहां पे क्या हो रही है, संभावना प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण माना जाएगा। जैसे वह लौटा हो, होगा, वो चलता हो या चल रहा होगा, उसने खाया हो या वो खा रहा होगा, राम अखबार पढ़ रहा हो या राम अखबार पढ़ रहा होगा। ये जो बातें हैं, यहाँ पे इन घटनाओं की संभावना है, इसीलिए ये सब संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण माने जाएंगे। संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि आते हैं। इन पदों का उपयोग होता है। कौन कौन से, मैं फिर से दोहराता हूँ। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो, इन पदों का प्रयोग होता है। अगर ये पद वाक्य के अंत में आते हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण
है। अगला जो काल का मुख्य क्रिया के जिस रूप से बीते हुए सरल शब्दों में जिस कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अगर कोई क्रिया भूतकाल में मतलब पहले ही समाप्त हो चुकी है तो वो क्रिया भूतकाल का उदाहरण मानी जाएगी, या वो हम कहेंगे कि वो क्रिया जो है खा चुका था, वो खा चुका था मतलब ये पहले ही घटित हो चुका है, वो क्रिया समाप्त हो चुकी है। राम ने अपना पाठ याद किया था, यहाँ पे भी था का प्रयोग हुआ है, मतलब ये भी जो घटना है, ये भी जो क्रिया है वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी मतलब ये भी जो क्रिया है पढ़ने की वो भी पहले ही पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए तीनों भी उदाहरण भूतकाल के माने जाएंगे। उपरोक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। जो तीनों भी वाक्य हमने देखे, तीनों उदाहरण, वो ये बोध करा रहे हैं कि यहाँ की जो क्रिया है वो पहले ही समय में किसी समय में पूर्ण हो चुकी है, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। ये वाक्य किसके माने जाएंगे? फिर भूतकाल के कहलाएंगे। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। कौन कौन से पदों का उपयोग किया जाता है? था, थे, थी। जब इस प्रकार के पदों का उपयोग किया जाएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये भूतकाल के उदाहरण है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, आसन्न भूतकाल, रिसेंट पास्ट, पूर्ण भूतकाल, कंप्लीट पास्ट, अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट, संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट, हेतुमत भूत, कंडीशनल पास्ट। इन सभी जो उपभेद हैं भूतकाल के, उसे हम विस्तार से अब जानेंगे। सामान्य भूतकाल यानी जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब अब वाक्य को पढ़ने के बाद यह ज्ञात ना हो सके, यह बोध ना हो आपको, यह बहुत पहले समाप्त हुई है घटना, या ये क्रिया अभी भी पूर्ण हुई है, या कुछ समय पहले पूर्ण हुई है। जब आप समय का बोध ना कर सके लेकिन आपको सिर्फ इतना ज्ञात हो जाए कि ये घटना या यह क्रिया पहले ही हो चुकी है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। अब ये तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद ये हमें बोध हो रहा है कि ये जो क्रियाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी है, परंतु यहाँ पे वो कब हुई ये हमें ज्ञात नहीं हो रहा है कि उसे बहुत समय हो चुका है या अभी भी समाप्त हुई है या कुछ देर पहले। हम समय का ज्ञान यहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं, परंतु हमें इतना बोध हो रहा है कि ये घटना, ये क्रियाएं जो है वो पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम इसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो रही है, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये सब जो क्रियाएं हैं वो क्या है? सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। सामान्य भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि आते हैं। कौन कौन से पदों का प्रयोग किया जाएगा? आ, ई और ए, इन पदों का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अगला जो है वो हम देखते हैं आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। मतलब वाक्य आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है और कब हुई है? कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती है। निकट भूत में मतलब अभी अभी कुछ समय पहले ही वो समाप्त हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। सामान्य भूतकाल के साथ हैं
है जोड़ दिया जाए तो आसन्न भूतकाल हो जाता है। सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में अगर आप है या हैं ये दो पदों का उपयोग कर दें तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आसन्न भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने आम खाया, ये हो गया सामान्य भूतकाल, लेकिन मैंने एक आम खाया है, ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो ये किसका उदाहरण है? आसन्न भूतकाल। अध्यापिका पढ़ाकर आई, यहाँ तक सामान्य है, लेकिन हमने है जोड़ दिया, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, तो ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य हो गया, राम ने अखबार पढ़ा है, तो यही क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसीलिए यह आसन्न भूतकाल की क्रिया है। जो हमने 4 उदाहरण देखे, कौन कौन से? मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, राम ने अखबार पढ़ा है। आ के साथ है का प्रयोग हो जा रहा है, इसीलिए यह आसन्न भूतकाल की क्रिया है, या ये जो वाक्य हैं ये आसन्न भूतकाल के वाक्य हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। मतलब जिस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको दो चीजों के बारे में ज्ञात होगा। पहला, ये समाप्त हो चुकी है यहाँ पे क्रिया, मतलब पूर्ण हो चुकी है, और दूसरा यह काफी समय पहले हो चुकी है, तो उसे आप क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने शाम को मारा था। देखिए सबसे सरल है पूर्ण भूतकाल, जहाँ पे था या थे या थी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, मतलब हम आसानी से लिख सकते हैं कि ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। उसने शाम को मारा था। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, मतलब कभी पहले ही लिख लिए थे। राम ने अखबार पढ़ा था। तो ये चारों वाक्यों में था, थे, इन पदों का प्रयोग हो रहा है, यानी ये क्रियाएं जो हैं वो पहले ही समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये सभी जो क्रियाएं वो क्या है? पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। उनके अंत में क्या आएगा? था, थी, थे, या चुका था, चुकी थे, चुके थे, इन पदों का, शब्दों का प्रयोग वहां पे किया जाएगा। सबसे सरल जो होता है वो पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल अगला क्या है? अगला उपभेद है भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल, इनकम्प्लीट पास्ट। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या है? अभी चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, मतलब था का प्रयोग किया, ये भूतकाल का उदाहरण हो गया, लेकिन ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। गा रहा था, जब आपने उसको आखिरी बार देखा तब वो गा रहा था। अब आप नहीं जानते हो कि वो गाना उसका पूर्ण हो चुका है, जो क्रिया है गाने की वो पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये भूतकाल की आप बात बता रहे हो, इसलिए अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। रीता सो रही थी, ठीक है, जैसे जब आपने रीता को आखिरी बार देखा तब वो सो रही थी, अब उसका सोने की जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, ये आपको ज्ञात बार राम से मिले थे, तब वो अखबार पढ़ रहा था।
हाँ, तो हम सुरेश गीत गा रहा था, सीता रीता सो रही थी, राम अकबर पढ़ रहा था। ये तीनों वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि कार्य आरंभ तो हो चुका था पर अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कब शुरुआत हुई इसकी? भूतकाल में शुरुआत हुई, इसीलिए ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगता है। इन पदों का उपयोग होगा रहा था, रही थी, रहे थे। इन पदों का वहां पे उपयोग होता है। तो उससे हमें क्या ज्ञात होगा? यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। संदिग्ध भूतकाल, जैसे हमने संदिग्ध वर्तमान कहा था, मतलब जहाँ पे डाउट है, यहाँ पे भी क्या रहेगा? हमें डाउट रहेगा, शंका रहेगी। ऐसे कार्य होने में अनिश्चितता अथवा इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, तू गया होगा, होना चाहिए था वो गाया होगा, हो गया। बस छूट गई होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकान बंद हो चुकी होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। हम ये सिर्फ एक आशंका हमारी जो है वो हम प्रकट कर रहे हैं, हम हमारी जो शंका है वो प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे भी श्योर नहीं है ये सच में होगी, ऐसे पदों का या शब्दों का प्रयोग क्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। ये जो वाक्य आते हैं वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है। अतः भूतकाल के इतना हमें ज्ञात हो रहा है, परंतु ये पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें श्योर नहीं है। इस बारे में हम क्या है, श्योर नहीं है। तो ये संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण माने जाएंगे। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। कौन से पदों होंगे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे तो हेतु मध्य भूतकाल, कंडीशनल पास्ट। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। मतलब एक क्रिया पे दूसरी क्रिया अगर अवलंबन करती है या उस पर डिपेंड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? या निर्भर होती है तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहेंगे। हेतु का अर्थ है कारण, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न होने हो सकने का वर, वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सके। और इसे आप सरल तौर से अगर याद रखना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि आपको याद रखना है कि ये शर्त वाले वाक्य होंगे। शर्त वाले वाक्य हम वो देखते कैसे? यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। मतलब भूतकाल की एक घटना है कि परिश्रम करना ये क्रिया थी, अगर वो क्रिया हुई होती तो पास होने की जो क्रिया है वो भी हो जाती थी। तो एक वाक्य पे दूसरा वाक्य निर्भर हो रहा है, तो पहली शर्त रखी जा रही है कि परिश्रम करने की, अगर परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब प्रथम वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर करती है, लेकिन ये क्रियाएं जो है भूतकाल की बात हो रही है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल। शर्त वाला वाक्य आ गया और भूतकाल से रिलेटेड होगा तो सिंपल सा है, हमें याद रखना है कि ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं होती है, अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया है। ओके, सबसे सरल है ये भी, हेतु हेतुमत भूतकाल। पहली क्रिया होगी तो दूसरी होगी, पहली नहीं हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है, और भूतकाल की यहाँ पे बात हो रही है इसलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। आखिरी जो है, आखिरी भेद जो है वो है भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल। काल का ये तीसरा भेद है। भविष्य में होने वाली क्रिया
जो भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं, जिसे हम भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी आप 10वीं में जाएंगे, ये क्या हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो जो फ्यूचर में आने वाले समय में जो घटना या जो क्रिया होने वाली है, उसे हम भविष्यकाल क्रिया कहते हैं। वह कल घर जाएगा, कल की बात कर रहे हैं, जो कल आने वाला कल, वह कल घर जाएगा। हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। ये तीनों जो उदाहरण है वहां पे हम देख रहे हैं, तीनों क्रियाएं जो है वो आने वाले समय में होने वाली है, अभी हुई है नहीं, आने वाले समय में होने वाली है, इसीलिए यह भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। उपरोक्त वाक्यों की क्रियाएं से पता चलता है कि यह सब कार्य आने वाले समय में पूर्ण होंगे। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं वो क्या है, भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। वो क्योंकि वो आने वाले समय में होने वाली है, ना वो हो चुकी है ना हो रही है। अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। इन पदों का उपयोग होगा, कौन कौन से, गा, गी, गे। भविष्यत काल के भेद, इसके 3 भेद हैं, उपभेद, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य मतलब जो चल रहा है, संभाव्य मतलब जिसकी आशा है होने की, और हेतु हेतुमद मतलब वापिस से यहाँ पे शर्त वाला वाक्य ही आएगा। लेकिन पहले हमने जो देखा था हेतु हेतुमद भूत, वहां पे भूतकाल से रिलेटेड बातें थी, यहाँ पे भविष्य से होगी, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। मतलब अगर हमें यहाँ पे पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से समझ में आ जाए वाक्य उदाहरण देखने के बाद कि ये सामान्य भविष्य में होने वाली है, तो उसे हम सामान्य भविष्य काल का उदाहरण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, राम अखबार पढ़ेगा, मोहन जयपुर जाएगा। ये 3 जो उदाहरण 5 उदाहरण जो हमने यहाँ पे देखे, इससे हमें पता चलता है सामान्यतः रूप से ये भविष्य में घटित होने वाली है, ये क्रियाएं भविष्य में होने वाली है, इसलिए ये सामान्य भविष्यत काल कहलाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी आदि लगता है। कौन कौन से पदों का उपयोग होगा, एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, इन पदों का यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये था सामान्यतः भविष्य काल। सिंपल अगर हम जाने तो ये सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होंगी वो सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं कहलाएगी। दूसरा है संभाव्य। संभाव्य का अर्थ यानी जिसकी संभावना हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। शायद चोर पकड़ा जाए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। यहाँ पे देखिए आशंका है आपको, शायद आप प्रयोग कर रहे हैं या हो सकता है। जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप वाक्य में कर लेते हैं और भविष्य की बात करते हैं, शायद चोर पकड़ा जाए, आप श्योर नहीं है कि पकड़ा ही जाएगा, आप कह रहे हो कि शायद चोर पकड़ा जाए, मतलब भविष्य की बात कर रहे हो और शायद शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो ये संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा कि शायद संभावना है, तो इसे हम संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, श्योरिटी नहीं है। यह पूर्ण रूप से होंगी
ऐसा निश्चित नहीं है। यहाँ पे क्या निश्चितता नहीं है कि ये सच में होगी या नहीं होगी, हम संभावना प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अतः ये संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल में क्रिया के साथ ए, उ, हो आदि लगता है। देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं अंत में, ए, उ, हो, ये पदों का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ शायद, हो सकता है, ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग वाक्य में करते हैं। जो आखिरी है हमारा, मतलब तीसरा था भविष्यत काल और उसका अंत उपवेद था हेतु हेतुमद भविष्यत काल। ओके, उसे हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। देखो शर्त वाला वाक्य है, पहला घटना पे दूसरी घटना यहाँ पे भी निर्भर है, परंतु वो भूत में थी और ये भविष्य में है। वह आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं, यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, वो पढ़ेगा तो सफल होगा। मतलब यहाँ पे मेरे जो जाने की क्रिया है वो उसके आने की क्रिया पे निर्भर करती है। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर होती है। वो कमाएगा तो मैं खाऊंगा, यदि मेरी बहन आएगी तो मैं अवश्य चलूंगा, मतलब हम भविष्य की बात करें, लेकिन यहाँ पे हमने शर्त वाला वाक्य रखा है, इसलिए ये हेतु हेतुमद भविष्यत काल। देखो शर्त वाले वाक्य दो आएंगे, तो उसमें एक तो हेतु हेतुमद भविष्यत काल होगा या तो भूत। अगर हम भूत की बात कर रहे हैं, मतलब हो चुकी घटना की क्रिया की बात कर रहे हैं, तो भूतकाल कहलाएगा, हेतु हेतुमद भूत। और हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो वो हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहलाएगा। हेतु हेतुमद भविष्यत काल में क्रिया के हो आदि लगता है, प्लस शर्त वाला वाक्य यहाँ पे आता है। स्क्रीनशॉट निकाल परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, और इसके उत्तर लिख के आप अपने अपने अध्यापकों को दिखा सकते हैं। सही है, आपने सही किया है या गलत किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Yes. So students will take short break here. Next lecture will be start 10:40. Thank you. Hello, teacher. Yes, sir. एक छोटा सा ब्रेक दिया है. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. 10:40 Okay, sir. को start At 10:45 ना 10:45 will start ना. Yes, no issue, teacher. 10:45 को start करते हैं. ठीक है sir. Yes, thank you.